डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं और आज से प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग चाइल्ड बर्थ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारा इस चैप्टर के हवाले से बच गया है, मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर MCQ, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको हम कहते हैं STDs। डियर स्टूडेंट, STDs का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो वो बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती हैं, इन बीमारियों को, इन डिजीज़ को कहा जाता है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो मेन चीज़ हमें याद करनी है वो ये है कि इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम क्या हैं, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि अक्सर MCQs में इनकी कॉज के हवाले से पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ डियर स्टूडेंट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गोनोरिया। जो 4 यहाँ पे हमारी बुक में दी हुई हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसमें से जो फर्स्ट वन है इसको कहते हैं गोनोरिया, सेकंड वन को कहते हैं सिफिलिस, थर्ड वन को बोलते हैं जेनिटल हर्पीस और फोर्थ वन जो है वो है एड्स। तो इसको हम एक थोड़े से कॉलम की शक्ल में ही इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट डिजीज़ का नाम है गोनोरिया, सेकेंड को हम बोलते हैं सिफिलिस, थर्ड डिजीज़ को हम बोलते हैं जेनिटल हर्पीस और फोर्थ एंड द लास्ट वन इसको कहा जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम इन चारों डिजीज़ के बारे में चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इनकी जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट। तो डियर स्टूडेंट, पहली जो डिसऑर्डर है गोनोरिया, इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है नेसीरिया गोनोरिया। अब बुक में डियर स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट एक्चुअली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो अब आप इसको कैसे टैकल करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको कि गोनोरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय नेसीरिया गोनोरिया एंड इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। असल में तो ये ग्राम नेगेटिव ही है, मगर आपकी बुक में ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो कोई अगर आपको MCQ बोर्ड में इस तरह कहा जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आप सही वाली बात भी लिख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसका कलर होता है पर्पल ग्राम स्टेनिंग के नतीजे में, और नेगेटिव का कलर होता है पिंक। तो ये भी बात याद रख लें। इसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है syphilis, it is also caused by a bacterium which is known as Treponema pallidum. It is a spirochete. और तीसरी जो डिसऑर्डर है जेनिटल हर्पीस, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। और तीसरा जो है, चौथा जो डिसऑर्डर है, सॉरी, इट इज़ कॉज्ड बाय HIV ऑल्सो वायरस। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट, जो पहली 2 डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। जेनिटल हर्पीस और एड्स का जो डिसऑर्डर है उसकी वजह बनता है वायरस, वो वायरल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड बॉडी एरियाज, जो मेजर अफेक्टेड पार्ट्स हैं बॉडी के वो इन डिजीज़ में अफेक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है
गोनोरिया डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट में ये पाया जाता है, और न्यू बॉर्न आइज़ का इन्फेक्शन इसमें होता है, और वो आइज़ का इन्फेक्शन वो एक्वायर करता है इन्फेक्टेड बर्थ केनाल से। तो डियर स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूराइनो जेनिटल ट्रैक्ट। अब आपको पता है कि यूराइनो जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं मेल में यूरिथ्रा को, जिससे सीमन भी पास होती है और जिससे यूरिन भी पास होता है, और इसके ज़रिए ये इन्फेक्ट करता है वेजाइना को, वेजाइना मीन बर्थ केनाल को, और जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है उसको, न्यू बॉर्न को नियोनेट कहा जाता है। नियोनेट में इन्फेक्शन ऑफ आइज़, आँखों का सीरियस इन्फेक्शन बच्चे में हो सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्म लिखी है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र का जो बेबी होता है, और जैसे ही मगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है 1 माह तक उसको नियोनेट कहते हैं। तो प्रॉपर वर्ड नियोनेट है, मगर अगर आप इन्फेंट भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही लिखा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, सिफिलिस में जो बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, इसमें आप देखें तकरीबन सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आइज़, बोन्स, जॉइंट, CNS, हार्ट एंड स्किन। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आइज़, बोन्स, जॉइंट्स, CNS, ये और इवन स्किन, ये सारे बॉडी के पार्ट्स जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं, और इसका जो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो जेनिटल हर्पीज़ है, इसका नाम जेनिटल हर्पीज़ रखने की वजह ये है कि ये जेनिटल एरियाज़ में सोरनेस और अल्सर पैदा करने का बाइस बनता है। तो इट कॉजेज़ सोरनेस, रेडनेस को कहते हैं, अल्सर वुंड्स को कहते हैं, सोरनेस और वुंड्स इन द जेनिटल एरियाज, जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं जेनिटल एरियाज में, ये कॉज करता है रेडनेस, सोरनेस और इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें ये कॉज करता है। और ऑब्वियसली ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो बर्थ केनाल वगैरह इससे भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और इससे जो नियोनेट न्यू बॉर्न होता है उसको आइज़ और CNS का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और एड्स की डिज़ीज़ से जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं उसमें होता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारा इन्फेक्टेड होता है, और इम्यून सिस्टम में ख़ास तौर पर हेल्पर T लिम्फोसाइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पैरामीटर हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी स्प्रेड है और इनका ट्रीटमेंट है, जो कि हमारी बुक में इसमें नहीं दिया हुआ, मगर हम इसमें देख सकते हैं कि इन सब का स्प्रेड होने का मेजर तरीका एक ही है, और वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। और इन सब में से सिर्फ एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स हैं। ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग है गोनोरिया का, बट ट्रीटेबल है। सिफिलिस भी ट्रीटेबल है, जेनिटल हर्पीज़ भी ट्रीटेबल है, बट जो एड्स का डिसऑर्डर है उसका सो फार कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है STDs। STDs का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, वो बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, इनको कहा जाता है STDs। और इसमें कितने डिसऑर्डर्स हैं? 4। नंबर 1 है गोनोरिया, नंबर 2 है सिफिलिस, नंबर 3 है जेनिटल हर्पीज़, और नंबर 4 पर है एड्स। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी कॉज। गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम नोन एज नेसीरिया गोनोरिया। बट मैंने फिर आपको कहा कि एक्चुअली ये नेगेटिव है, मगर आपकी बुक में इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। बेशक आप एग्ज़ाम में पॉजिटिव भी लिख देंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये बुक में गलती है। तो बेशक मैं भी यहाँ पॉजिटिव कर देता हूँ।
अच्छा, उसके बाद सिफिलिस इज़ कॉज्ड बाय अ स्पायरोकीट विच इज़ नोन एज ट्रिपोनीमा पैलेटम, और जेनिटल हर्पीज इज़ कॉज्ड बाय अ हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, और एड्स इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज़ HIV। अब गोनोरिया में यूराइनोजेनिटल ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड होती है, उससे वेजाइना बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड होती है। नियोनेट 1 माह से कम उम्र के बच्चे को बोलते हैं, आपको बताया, और 1 साल से कम उम्र के को इन्फेंट बोलते हैं। तो नियोनेट को आँखों का, आइज़ का सीरियस इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। सिफिलिस की डिजीज़ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइज़, बोन्स, जॉइंट, CNS, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। जेनिटल हर्पीज़ में जेनिटल एरियाज़ में रेडनेस, सोरनेस, इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फेक्टेड बर्थ केनाल की वजह से नियोनेट को आइज़ का और CNS का इन्फेक्शन हो सकता है। और एड्स की डिज़ीज़ में इम्यून सिस्टम इन्फेक्ट होता है, और स्प्रेड इन चारों डिजीज़ का ही सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए है। मेजर सोर्स जो इनके फैलने की वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है। और ट्रीटमेंट में गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज़ ट्रीटेबल हैं, बट ट्रीटमेंट इनका थोड़ा लेंथी होता है, और एड्स जो है वो उसका ट्रीटमेंट सो फार अवेलेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक्स में इसको निकाल लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्सरसाइज। मगर एक्सरसाइज में जाने से पहले डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस बता देता हूँ, वो आप लिख लें ताकि आपको जब आप इसके लिए प्रिपेयर करें तो आपको इसमें आसानी रहे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें तैयार करेंगे वो है फोटोपीरियडिज्म। इसके बाद डियर स्टूडेंट, फोटो पीरियडिज्म में 2-3 चीज़ें हैं। एक वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड, जिसमें शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, और अगले पेज पे फाइटोक्रोम्स का रोल है। तो दोनों अलहदा क्वेश्चन हैं, अलहदा ही पूछे जाते हैं, पढ़ते हुए भी आपको बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्नेलाइजेशन का। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आखिरी पार्ट है चैप्टर का, इसमें ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहा जा सकता है, चाइल्ड बर्थ, और लास्ट का टॉपिक भी कर लें STDs का। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से चैप्टर नंबर 18 में से। ये आखिर के जो टॉपिक हैं, ख़ास तौर पर ये 4, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, चाइल्ड बर्थ, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में जब एक पेपर सेट होता है तो इनमें से कोई एक सवाल ज़रूर पिक किया जाता है। तो इसलिए ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी बुक्स निकाल के रखें और साथ साथ इनको मैं पढ़ता हूँ, आप भी फॉलो कीजिएगा इसको। लाइक फर्स्ट वन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल डैश ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स डैश पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डैट इज़ मेल एंड फीमेल। फाइटोक्रोम्स, तीसरा सवाल है, आर स्पेशल डैश सेंसिटिव पिगमेंट्स। फाइटोक्रोम्स आर स्पेशल
blue light sensitive pigments are special blue light सेंसिटिव पिगमेंट्स, क्योंकि इनका खुद का कलर ब्लू होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो फोर्थ पॉइंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डैश एनवायरनमेंट। तो डियर स्टूडेंट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में, आबी माहौल में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 है डैश एंड डैश एनिमल यूजुअली प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो इसमें जिनमें इंटरनल डेवलपमेंट होती है वो मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम कहेंगे विविपेरस एंड विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। They provide more protection to their young ones during development. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ प्लेसेंटा इज इस्टेब्लिश बिटवीन द यूटेराइन एंड फीटल टिश्यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। यूटेराइन एंड 6 का आंसर होगा यूटेराइन एंड उसमें ब्लैंक में आएगा फीटल, यूटेराइन एंड फीटल। नेक्स्ट है जी नंबर 7, द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टिमुलेट द डैश ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जब कम होगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट ये 7 ब्लैंक्स थी हमारे पास। नंबर 1 का आंसर है पेरेंटल, नंबर 2 में लिखा जाएगा 2, नंबर 3 में ब्लू लाइट सेंसिटिव, 4th में एक्वेटिक, 5th में विविपेरस एंड ओवोविविपेरस, 6th में फीटल और 7th में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, अगर गलत होगा तो इसको सही भी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू फॉल्स में से जो फर्स्ट वन है वो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट, एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, तो ये सेक्सुअल नहीं, इसकी जगह आप लिख देंगे एसेक्सुअल। तो सेकंड भी ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, सेक्सुअल की जगह आप लिख देंगे एसेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, तो इसमें भी आप यही करेंगे, सेक्सुअल की जगह आप एसेक्सुअल, यानी पहले 2 ट्रू हैं, उसके बाद जो 2 हैं वो फॉल्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं MCQs की तरफ। तो इसमें जो पहला MCQ है, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ। ए ऑप्शन है स्पीशीज़, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल, सी ऑप्शन है पॉपुलेशन और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन का अमल जो होता है, यानी ऑर्गेनिज़म के अपने जैसे नए ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, ये अगर किसी इंडिविजुअल में पॉपुलेशन के लॉस हो जाए तो उस इंडिविजुअल की लाइफ को कोई ख़तरा नहीं होता। मगर अगर ये स्पीशीज़ के लेवल पर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लॉस हो जाए तो हर नेक्स्ट जनरेशन में स्पीशीज़ की तादाद कम होती जाती है, अल्टीमेटली वो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। Reproduction is essential for the survival of species। एक बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती जिसमें स्पीशीज़ और पॉपुलेशन दोनों आ जाते तो वो भी आंसर किया जा सकता था, मगर बोथ ए एंड बी है, यानी स्पीशीज़ और इंडिविजुअल, ये तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी पॉपुलेशन के मेंबर रिप्रोड्यूस नहीं करते तो उस पॉपुलेशन का साइज़ कम होते होते अल्टीमेटली इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक स्पीशीज़ मिलकर एक ही पॉपुलेशन बनाते हैं। मगर बेस्ट ऑप्शन इसमें से स्पीशीज़ होगा, मगर अगर स्पीशीज़ की ऑप्शन ना हो, पॉपुलेशन की हो तो वो भी ठीक है, या स्पीशीज़ और पॉपुलेशन दोनों हो तो वो भी जवाब ठीक होगा।
MCQ नंबर 2, इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर अफेक्ट फ्लावरिंग। सही है, ये फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है फोटो पीरियड, टेम्परेचर भी, वर्नलाइजेशन में जैसे हमने देखा। फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, ऑब्वियसली अगर फ्लावर पैदा होंगे तो फ्रूट सीड प्रोड्यूस होंगे। बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑल ए, बी एंड सी। तो ए ऑप्शन का MCQ नंबर 1 का आंसर था ए। फर्स्ट MCQs में जो करेक्ट ऑप्शन थी वो अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ए। सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डेल्टा, डी, ऑल ए, बी एंड सी, सारी ऑप्शंस ठीक हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन। तो इसमें भी ये सारे हार्मोन्स का रिच सोर्स है ये, तो थर्ड का आंसर भी क्या होगा, डी। ऑक्सिन भी पैदा होता है मेनली, तो जिबर्लिन, साइटोकाइनिन भी होते हैं। कॉमन मेथड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसकी स्टेटमेंट को आप सही करें। कॉमन मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फिर ये इसका आंसर हम कर सकते हैं। इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मेथड नहीं है। तो टिश्यू कल्चर ए सेक्शुअल, क्लोनिंग ए सेक्शुअल, आइडेंटिकल ट्विंस ए सेक्शुअल। तो आंसर होगा ऑल ए, बी एंड सी। तो फोर्थ का भी जो आंसर है वो होगा डेल्टा, यानी कि ऑल ए, बी एंड सी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स पांचवा MCQ है, फोटो पीरियड अफेक्ट फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बड्स। तो इसका आंसर होगा पांचवें का ए, अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स MCQs पांचों यहाँ पर कंप्लीट हुए। एक बार मैं फिर आंसर बता देता हूँ। MCQ नंबर 1 का आंसर है स्पीशीज़, 2 का ए ऑप्शन यानी कि 2 का आंसर है ऑल ए, बी एंड सी यानी कि डी ऑप्शन। 3 का आंसर है ऑल ए, बी एंड सी यानी कि डी ऑप्शन, डेल्टा। फोर्थ का आंसर भी, मगर फोर्थ की स्टेटमेंट को आप ठीक करेंगे, स्टेटमेंट में कॉमन मेथड्स ऑफ ए सेक्शुअल करेंगे, फिर ये आंसर बनेगा ऑल ए, बी एंड सी। फिफ्थ पे फोटो पीरियड इफेक्ट, इसका आंसर होगा फ्लोरल बर्ड्स, ए ऑप्शन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट चेंजेस अकर इन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये पूछा गया है कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है, और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है FSH पे, और नेगेटिव फीडबैक ही एग्जर्ट करता है LH पे। तो डियर स्टूडेंट्स जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहेगा, FSH हार्मोन कम रहेगा, इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करना किसका काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो ऑब्वियसली LH भी कम रहेगा, नो ओव्यूलेशन, कोई एग रिलीज नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो स्टॉप रहेंगे, रुके रहेंगे, और कोई ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, चाइल्ड बर्थ जब हो जाएगी उसके कुछ वक्त के बाद फिर बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो एंडोमेट्रियम या यूट्रस है अगेन उसके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी को कहा जाता है ये एक ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट है। फिजियोलॉजी कहते हैं बॉडी के किसी नॉर्मल प्रोसेस को। जैसे नॉर्मल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं तो उनकी एक ऑल्टर्ड स्टेट आ गई है, वो एक ऑल्टर्ड स्टेट में चले गए हैं जिसको हमने नाम दिया है प्रेगनेंसी का। जब ये ऑल्टर्ड स्टेट यानी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन रुके रहेंगे, और उसकी वजह हम ये बताएंगे कि ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम ज़्यादा रहता है। ये नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है FSH और LH पर, इस वजह से ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और ना ही ओव्यूलेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। तो डियर स्टूडेंट इसमें कई डिफरेंसेस हैं जो कि हम कर सकते हैं बिटवीन ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेजर डिफरेंस होंगे
स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग बनने के प्रोसेस को कहते हैं ओवोजेनेसिस। ये तो सिंपल सा एक है इसमें। अब इसमें जो अगर हम इसको टेबुलेट फॉर्म के अंदर करें, ओवोजेनेसिस, अच्छा जी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। ओवोजेनेसिस कहाँ होता है? ओवरीज में। ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी, ओवोजेनेसिस स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ। यानी पहली है इनकी साइट, कहाँ होता है ये प्रोसेस, दूसरा है इनकी एज या स्टार्ट कब होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिफोर बर्थ, सॉरी, ओवोजेनेसिस बिफोर बर्थ और स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी। पैटर्न, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ, सारी ज़िंदगी चलेगा और कंटिन्यूस है। ओवोजेनेसिस साइक्लिक टिल मेनोपास, मेनोपास तक चलेगा। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओवोजेनेसिस। अच्छा, इसमें फ्रॉम नंबर्स, फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? 4 स्पर्म्स। यहां पर क्या होगा? फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte ओनली 1 ओवम, एक ओवम प्रोड्यूस होगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं डियर स्टूडेंट्स ओवोजेनेसिस के और स्पर्मेटोजेनेसिस के। हाउ इज़ अ सीड फॉर्म? तो सीड कैसे बनता है डियर स्टूडेंट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम सीड, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड। तो फिर सीड की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रूट की भी साथ ही कर लेते हैं। अ राइपन्ड और enlarged ovary, a ripened or enlarged ovary is known as fruit। और ovule डियर स्टूडेंट किसको कहते हैं? a ripened ovule, यानी ओव्यूल पक जाता है तो सीड बनता है, ओवरी पक जाती है तो फल बनता है। और बाकी उसकी वजह क्या बनता है फल बनने की और सीड? ऑक्सिन हार्मोन, जिबर्लिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स? तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में सीड की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, वो सीड प्रोड्यूस करते हैं और जब ये सीड डिस्पर्स होके पानी, हवा, खुश्की कहीं पर भी पहुंचते हैं तो अगर इनको सूटेबल कंडीशन मिलें फिर तो ये जर्मिनेट करके नया प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर इनको सूटेबल कंडीशंस ना मिलें तो ये डॉर्मेंट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे कि सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, इस तरह की कंडीशंस में ये डॉर्मेंट इनएक्टिव रहते हैं। तो ये लैंड हैबिटेट में, ज़मीन के हैबिटेट में, यहाँ की टफ़ और हार्श कंडीशन में सीड का प्रोड्यूस होना इनकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा ये कि जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी से इंडिपेंडेंट भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे ये चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बुक के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो लिखे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल लिखा हुआ है पहला, प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो चाइल्ड बर्थ का टॉपिक ही आ जाएगा इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल वही रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही बोलते हैं।
अच्छा, पहले में पूछा है व्हाट स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर चाइल्ड बर्थ है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पार्थीनोजेनेसिस उसकी दो टाइप्स हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ऑब्वियसली ये शॉर्ट नोट्स हैं। जेनिटल हर्पीज़ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख देंगे पार्थीनोजेनेसिस और टिश्यू कल्चर को, और सीडलेस फ्रूट में आप लिखेंगे पार्थीनोकार्पी को, कि अगर ओवरी बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड में चेंज हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद हमने इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।